हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष एक बार फिर से गुरुकुल के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से बंगाल विभाजन किया गया, और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके अगेंस्ट स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया था। हम आपको वहीं से आज लेकर के आगे बढ़ेंगे, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो दो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और एक जो पहला टॉपिक होगा वो मार्ले मिंटो सुधार होगा, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो दिल्ली दरबार 1912 पर चर्चा की जाएगी। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो पहला टॉपिक है आज का वो भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको आप लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको ज्यादातर आप लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि जो मार्ले थे, मार्ले ये भारत राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव थे। और ये भारत राज्य सचिव का जो पद था वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1958 में लाया गया था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो कभी पूछा जाए कि भारत सचिव का पद ये कब लाया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1958 के तहत लाया गया था। और ये जो सचिव होता था मौके पर, जो मार्ले था, ये इंग्लैंड का कैबिनेट मंत्री भी होता था। कैबिनेट मंत्री, इंग्लैंड का कैबिनेट मंत्री होता था। और जो मिंटो था, इस समय जो मिंटो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। तो इन्हीं दो लोगों ने भारतीय परिषद अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो आप चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कह लीजिए, चाहे आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कर लीजिए। और इसमें मार्ले भारत के सचिव थे, इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री थे। मिंटो जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार, तो उसके कारण क्या थे? तो देखिए, कारण में जैसे कुछ सकारात्मक थे, सकारात्मक कारण, और कुछ देखा जाए तो नकारात्मक थे, नकारात्मक। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे सकारात्मक कारण में आपने पढ़ा होगा 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो संवैधानिक सुधार होना चाहिए था, जो प्रभाव होना चाहिए था भारतीयों का, या जो अधिकार होना चाहिए था, वो अधिकार ना के बराबर मिला। हम ये नहीं कहते हैं कि 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में भारतीयों का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो लोगों में धीरे धीरे ये मांगे चल रही थी, दबाव डाला जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था कि भारतीयों को और भी संवैधानिक सुधार मिलने की जरूरत है। अगर संवैधानिक सुधार नहीं होगा तो इससे भारतीयों का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस पर एक संवैधानिक सुधार पर की आवश्यकता पर बल दिया गया, और जब आवश्यकता पर बल दिया गया
तो उस समय जो है माल्य मिंटो सुधार निकल कर आया था। और इस समय जैसे भारत में 1909 की बात है, तो 1909 में भारत में 3 प्रकार की विचारधारा काम कर रही थी। एक उदारवादी विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा। दूसरा उग्रवादी विचारधारा थी, और तीसरी जो विचारधारा थी वो सांप्रदायिक विचारधारा थी। सांप्रदायिक विचारधारा, तो इन्हीं विचारधाराओं के इर्द गिर्द माल्य मिंटो सुधार लेकर के आया गया था। तो जैसे उदारवादी विचारधाराओं में हमारे जो उदारपंथी नेता थे, मैंने पहले ही चर्चा किया था कि वो भाषणों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से संवैधानिक सुधार पर कोशिश करते थे, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते थे। और वो कहीं न कहीं उदारवादी लोग जो है वो संवैधानिक सुधार पर उनका पूरा यकीन होता था। वो निर्वाचन में भाग लेना चाहते थे, वो विधान परिषदों में भी शामिल होना चाहते थे, एक प्रतिनिधित्व की बात वो बराबर करते रहते थे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि उदारवादी नेताओं को किस तरीके से खुश किया जाए, और जब उदारवादी नेता या उदारवादी विचारक यदि खुश हो रहेंगे तो जो उग्रवादी लोग हैं वो उग्रवादी लोगों को कहीं न कहीं कमजोर किया जा सकता है। तो जैसे बजट पर बहस करने की बात हो, या संवैधानिक सुधार की बात हो, या मतदान की बात हो, तो इसको इसलिए इसमें 1909 में दिया गया था ताकि उदारवादी लोग खुश हो जाएं। और इस समय उग्रवादी विचारधारा भी बढ़ने लगी थी। हालांकि 1909 में अधिकतर जो उग्रवादी नेता थे वो कांग्रेस से बाहर ही हो गए थे। सूरत में मैंने आपको बताया था कि 1907 में जो उग्रवादी नेता थे वो अपने आप को कांग्रेस से उनको अलग कर दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में चले गए थे। बिपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया था। अरविंद घोष जो है सन्यासी बन गए थे। और 1909 में लाला लाजपत राय अमेरिका में चले गए थे। लेकिन भले ही लोग चले गए थे, उग्रवादी विचारधारा तो नौजवानों में आ ही गया था। तीसरी जो विचारधारा थी वो सांप्रदायिक विचारधारा थी। सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता भी कह सकते हैं। देखिए, भारत में सांप्रदायिकता की जो शुरुआत हुई है वो आपने पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन से शुरू हो गया था। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बंगाल विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, और उसमें ये कह दिया गया था कि यदि पूर्वी बंगाल बनेगा, और जिसकी राजधानी जानबूझ करके ढाका बनाई गई थी क्योंकि ढाका में मुस्लिम की आबादी अधिक थी, तो हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन से ये बताया गया ब्रिटिश सरकार की ओर से कि मुसलमानों को सुविधा दी जाएगी, उनको एक विशेष प्रतिनिधि दिया जाएगा, उनको अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। तो इन सब वजह से, इन सब कारणों से जो भारत का मुसलमान था उनका धीरे धीरे सहानुभूति और झुकाव और सारी जो मतलब एक तरीके से उनकी जो सिंपैथी थी वो अंग्रेजों के प्रति हो गई थी। और जब अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की रणनीति को लागू किया तो धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान की दूरियां बढ़ने लगी थी। तो उदारवादी और उग्रवादी को आपस में तोड़ने के लिए या मुसलमानों को विशेष सुविधा देने की वजह से हिंदू और मुसलमान में दूरियां बढ़ने लगी थी। और इस दूरियों में पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी। फिर माल्य मिंटो सुधार के द्वारा उसे और भी उसमें आग लगा करके हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। अब देखिए, माल्य मिंटो सुधार में जैसे सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें व्यवस्थापिका में बदलाव किया गया था। और उस समय व्यवस्थापिका दो प्रकार की थी। एक तो पहला जो था वो केंद्रीय विधान परिषद, और दूसरा जो था वो प्रांतीय विधान
परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में बदलाव किया गया था। जैसे केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो अतिरिक्त जो सदस्य होते थे, जैसे कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में 9 पहले से ही थे और उसके बाद फिर 9 के साथ साथ इनको 16 किया गया और 16 से बढ़ा करके इनको 60 कर दिया गया। और केंद्रीय परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 69 किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है, कुल सदस्यों की संख्या पहले 25 थी, लेकिन 1909 में बढ़ा करके इसे 69 कर दिया गया और इसमें 16 से बढ़ा करके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। तो इसमें देखिए केंद्रीय विधान परिषद, तो केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्य जो थे वो 69 थे। कुल सदस्य की संख्या 69 थे और 69 में 37 जो थे, 37 सरकारी सदस्य थे। जैसे पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य थे, तो 69 और उसमें से सरकारी सदस्य कितने थे, 37 थे और गैर सरकारी सदस्य 32 जो थे वो आप बताएंगे 32 थे। अब देखिए इसमें भी सरकारी सदस्यों में 9 सदस्य जो होते थे, 9 सदस्य मनोनीत होते थे, नॉमिनेट होते थे, मनोनीत, और 9 में से एक वायसराय होते थे और जो 8 होते थे उनको मनोनीत किया जाता था। और इसमें से 37 में से 28 लोग जो होते थे, 28 लोग वो वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। और गैर सरकारी सदस्यों में आप बताएंगे कि इसमें 5 सदस्य मनोनीत हो गए, 5 सदस्य मनोनीत हो गए और 27 सदस्य निर्वाचित हो गए, 27 सदस्य निर्वाचित हो गए। और 27 सदस्यों में जैसे मैंने बताया कि 27 सदस्य जो थे, तो 27 सदस्यों में 13 सदस्य जो थे, 13 सदस्य सामान्य निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते थे, और 8 सदस्य जो होते थे वो पृथक मुस्लिम निर्वाचक प्रणाली द्वारा चुने जाते थे, और जो 4 सदस्य थे
वो ब्रिटिश पूंजीपति होते थे, और जो 2 सदस्य होते थे, 2 सदस्य वो जमींदार होते थे, जमींदार होते थे। तो कहने का मतलब हो गया कि मैंने जैसे पहले बता दिया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल सदस्यों की संख्या 69 होती थी, और 69 में से 37 सरकारी सदस्य हो गए, और 32 जो होते थे वो गैर सरकारी सदस्य होते थे, गैर सरकारी सदस्य होते थे। तो ये 37 तो सरकार के ही आदमी होते थे। अगर कोई भी बिल लाया जाता, अगर उस पर दबाव भी बनाया जाता, अगर ये 32 मिलकर के दबाव बनाते भी, तो भी उसमें बहुमत किसका हो जाता? सरकारी सदस्य का हो जाता। इसके बावजूद भी जो वर्किंग कमेटी है, जो कि 9 लोग होते थे, तो वायसराय उस पर वीटो भी कर सकता था। तो वायसराय जो गवर्नर जनरल होता था, वो किसी भी बिल को माने या ना माने, या उसे अंतिम रूप से रद्द करने का अधिकार होता था। और मान लीजिए अगर जो 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे, तो 32 में से तो 5 मनोनीत हो गए, और ये मनोनीत जो होते थे वो उनके ही लोग होते थे, और 4 ब्रिटिश पूंजीपति, ये भी लगभग उनके हो गए। जमींदार भी अपने फायदे के लिए उनकी ही तरफ हो सकता था। सिर्फ 13 लोग जो होते थे वो सामान्य निर्वाचन प्रणाली से आते थे। तो कहने का मतलब है कि जो दबाव बनाना चाहिए था, जो सुधार करना चाहिए था, वो सुधार पार्लियामेंटों में नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कुछ मामले में मतदान कर सकते हैं। यहाँ पर संविधान सुधार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें औपनिवेशिक राज जैसी या संवैधानिक प्रावधान जैसी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें उत्तरदायी सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर हमें या किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जितना दबाव होना चाहिए था उतना यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया था। और उसके साथ ये तो मान लीजिए केंद्रीय विधान परिषद की बात हो गई, और इसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, और वो एकमात्र भारतीय सदस्य जो शामिल किए गए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, बिहार से इनको शामिल किया गया था। कि क्वेश्चन आता है कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला जो भारतीय था वो कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा था। भारत राज्य सचिव जो थे, भारत राज्य सचिव, तो भारत राज्य सचिव की कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्य थे। कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। एक थे यस के गुप्ता, और दूसरे जो थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो देखिए, इसमें अगर पूछा जाता भी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको 2 मिल जाएंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी में कितने भारतीय सदस्यों को पहली बार शामिल किया गया था। तो आप बताएंगे एक सदस्य थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और भारत राज्य सचिव की कार्यकारिणी में कितने लोगों को शामिल किया गया था? तो 2 सदस्य थे, पहले एस के गुप्ता हो गए, दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी हो गए। तो ये तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात हो गई। अब उसके बाद दूसरी जो थी प्रांतीय व्यवस्थापिका, तो देखिए इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिका में जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया,
बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, तो इसके 50 सदस्य, बिहार में भी 50 सदस्य थे, उड़ीसा में भी 50 सदस्य थे, संयुक्त प्रांत में भी 50 सदस्य थे, और भी प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसे आपने पढ़ा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन इसमें क्या था, तो इसमें आप बताएंगे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी। तो कहने का मतलब है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों को मौका मिला था, इसमें कुछ लोग निर्वाचित किए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही निर्वाचित हो सकते थे और उनके निर्वाचन में पुरुष ही भाग ले सकते थे। इसमें महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी इसमें भी आप कह सकते हैं कि भले ये थोड़ा बहुत दबाव बना लेते, लेकिन अंतिम रूप से प्रांत में किसी प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार प्रांतों में गवर्नर को था और केंद्र में गवर्नर जनरल को था। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में जैसे सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी और प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी। फिर भी इस तरीके से मकड़ जाल इन्होंने बुन दिया था कि जैसा कि इस इतिहास बताया गया है कि कई छननियों को छान करके फिर उसमें जो है चीजों को निकाला गया है, अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था और जानबूझ करके इसमें ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी जिससे डायरेक्ट जनता भाग ना ले सके या जनता के प्रति जवाबदेही ना बन सके। तो बड़ा घुमावदार था, बड़ा पेचीदा था, और जो भी लोग निर्वाचित होकर आते भी थे वो अंग्रेजों के भक्त अधिक होते थे, जनता के करीब पहुंचने वाले कम लोग होते थे। और ऊपर से प्रांत में गवर्नर किसी प्रस्ताव को चाहे रद्द कर सकता है और केंद्र में गवर्नर जनरल किसी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे पहली बार प्रांतीय व्यवस्थापिका में या केंद्रीय व्यवस्थापिका में माले मिंटो सुधार में या माले मिंटो अधिनियम में आप ये कह सकते हैं कि जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, और ये हालांकि बहस करने का अधिकार 1892 में मिल गया था, लेकिन इसमें बहस करने की अवधि जो थी वो बढ़ा दी गई थी। मतलब लंबे समय तक बहस किया जा सकता है, तो बहस की अवधि बढ़ा दी गई। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आर्थिक प्रस्ताव पर, बजट कह लीजिए, आर्थिक प्रस्ताव पर संशोधन हो सकता था, कुछ मामले में मतदान का अधिकार भी दिया गया था। तो चाहे वो साधारण नियम हो, साधारण प्रस्ताव हो, चाहे आर्थिक प्रस्ताव हो, जिसे आप बजट भी कह सकते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछने की अनुमति भी थी। और इसमें पहली बार आप कह सकते हैं इन दोनों मामले में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो माले मिंटो सुधार के द्वारा दी गई थी। तो कहने का मतलब है कि माले मिंटो सुधार में संवैधानिक सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन इसमें उत्तरदायी शासन का कोई प्रावधान नहीं था, स्वशासन या स्वराज की कोई बातचीत नहीं थी। तो थोड़े बहुत आप उन पर दबाव बना सकते थे, लेकिन जितना हो सकता था, आप जितना चाहते थे उतना माले मिंटो सुधार में आपको मिलने वाला नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि आर्थिक प्रस्ताव पर आप बहस कर लीजिए, कुछ मामले में पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, मतदान कर लीजिए, लेकिन उनकी जवाबदेही आपके प्रति होने वाली नहीं थी। अगर आप उनसे पूछने जाते, प्रस्ताव पर संशोधन करने की बात करते, मतदान की बात करते या स्थानीय निकायों पर धन की बात करते, तो अंतिम रूप से इस प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार केंद्र की अगर बात हो तो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था,
प्रांतों की बात हो तो गवर्नर को दे दिया गया था। और इस मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा जो पक्ष था वो आप बता सकते हैं, सबसे बुरा जो पक्ष था वो बाटो और राज्य करों की रणनीति को अपनाते हुए इन्होंने 1909 में मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई। मतलब इसमें यह कह दिया गया था कि जहां जहां पर मुसलमानों की आबादी अधिक है वहां पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और मतदाता भी मुस्लिम होगा और सदस्य भी मुस्लिम होगा। तो जानबूझ करके इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग तरीके से विशेष निर्वाचक सुविधा यहाँ पर उसका प्रावधान किया। और अभी मान लीजिए यहाँ पर मुस्लिम की बात हो रही है 1909 में, फिर 1919 में ये सिखों को भी दे देंगे, आगे चल करके 1932 में ये दलितों के लिए यही बात करेंगे। तो जब दलित को अलग से दे दिया जाएगा, सिखों को अलग से दे दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन की भी बातचीत हो रही थी, यहाँ तक कि प्रांतों में महिलाओं की भी ये बात कर रहे थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाटो और राजकरों की तर्ज पर पहली बार मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की जो बातचीत की गई थी, जो प्रावधान लाया गया था, वो मार्ले मिंटो सुधार में लाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार में जानबूझ करके अंग्रेजों ने रणनीति बनाते हुए इसको हिंदुओं से अलग करने का प्रावधान किया गया। और ये जानते थे कि अगर मुसलमानों के लिए अलग से प्रावधान दिया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान एक साथ कभी रह नहीं पाएंगे, तो राष्ट्रीय आंदोलन या क्रांतिकारी विचारधारा अपने आप स्वतः कमजोर हो जाएगी। और इसमें इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम लीग मजबूत होती चली गई। और जब मुस्लिम लीग मजबूत होती चली गई तो जिन्ना सर्वमान्य मुसलमानों के नेता हो गए और जिन्ना ने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। और उसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं तो आप बताएंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। मिंटो ने लेटर लिखा भी था, उसने कहा था कि हम ऐसे नाग के दांत को बो के जा रहे हैं या हम ऐसे विष के बीज को बो करके जा रहे हैं जिसकी आने वाली फसलें बहुत ही कड़ी होंगी, बहुत ही कड़वी होंगी। और वो कड़वाहट जो है आज भी हमको दिखाई देता है। तो जाति की रणनीति या धर्म की जो राजनीति की गई है और जो अभी की भी जा रही है, इसकी जड़ें कहाँ से चली आ रही हैं? 1909 से चली आ रही। तो ये ऐसा अधिनियम था इसने सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया था, विषों से भर दिया था। तो मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा जो पक्ष था वो सांप्रदायिकता की भावना को भड़काते हुए मुस्लिमों को अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान दिया गया। जब मुसलमानों को अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान दिया गया तो हमारे और भी जो धर्म के लोग थे और भी जाति के लोग थे वो भी इसका लाभ लेना चाहते थे। तो ऐसा इन्होंने पूरा मकड़जाल बना दिया ताकि हिंदू मुसलमान जल्दी एक साथ ना रह पाए। और जब हिंदू मुसलमान या अन्य जाति के लोग जब एक साथ ना रहते तो सीधा फायदा जो पहुंचता वो अंग्रेजों को पहुंचता। और यही वजह है कि इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो ये सबसे बुरा पक्ष यहाँ पर निकल करके आता है। तो कुछ इसमें सकारात्मक चीजें थी, कुछ नकारात्मक थी। सकारात्मकता कम थी और नकारात्मकता ज्यादा थी। सकारात्मकता में आप कह सकते हैं कि आर्थिक प्रस्तावों पर बहस कर सकते थे, कुछ मामले में मतदान कर सकते थे। आर्थिक प्रस्ताव को लेकर के बहस में उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन ये कह दिया जाए कि हमको स्वशासन मिल गया, स्वराज मिल गया, एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, तो ऐसा कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं था। अगर हम कुछ बहस करते भी, कुछ संशोधन करते भी, मतदान करते भी, तो अंतिम रूप से प्रांत में
गवर्नर वीटो कर सकते थे और केंद्र में गवर्नर जनरल कर सकते थे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हम दबाव बनाने में सफल रहे। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप लोग जानते होंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस मंच का पूरा सही प्रयोग किया था। प्राइमरी शिक्षा के सुधार को लेकर के दबाव बनाया। साउथ अफ्रीका में जो भारतीय मजदूर थे उनकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए भी दबाव बनाया था। तो सबसे बेहतर प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की वर्किंग कमेटी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, सत्येंद्र सिन्हा को, और जो भारत राष्ट्र सचिव थे उनमें उनकी वर्किंग कमेटी में 2 भारतीय सदस्यों को मौका मिला था, जैसे सैयद हुसैन बिलग्रामी हो गए और दूसरे जो थे एसके गुप्ता थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा है, आप ये जरूर कहेंगे कि सांप्रदायिकता की भावना को भड़का करके भारतीय सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया था, विषयों से भर दिया था। सुधार कम हुआ था, बिगाड़ ज्यादा हुआ था। बिगाड़ इस कदर हुआ कि भारत लगातार तब से लेकर के आज तक धर्म और जात के नाम पर बिगड़ता जा रहा है। एक होने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं, और जो कि आज भी ये चीजें हमको देखने को राजनीतिक रूप से बाखूबी मिल जाती हैं। तो ये आपका माल्य मिंटो सुधार था। इनका जो चुनाव होता था, तो स्थानीय निकाय में कुछ लोग जैसे स्थानीय परिषद का चुनाव करते थे, और स्थानीय परिषद का जो निर्वाचक मंडल होता था वो प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव करता था, और प्रांतीय विधान परिषद के जो लोग होते थे वो केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव करते थे। तो कुल मिलाकर के कई छन्नियों से छान करके तब यह प्रावधान लाया गया था। तो ये जो माल्य मिंटो सुधार आया था, ये किसकी सिफारिश पर आया था? अरुणडेल समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था, अरुणडेल समिति। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसकी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो अरुणडेल समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। तो ये तो माल्य मिंटो सुधार हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो आप बता सकते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ है भारतीय इतिहास में 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है। एक तो 1877 में हुआ, फिर उसके बाद 1903 में हुआ, और फिर उसके बाद 1911 में हुआ था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था वो कितनी बार हुआ था? 1877 में, 1903 में और 1911 में हुआ था। तो 1877 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो लॉर्ड लिटन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड लिटन थे। और 1903 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 1877 के पहले दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा की जाएगी। तो 1877 का दिल्ली दरबार, तो देखिए इसमें दरबार का आयोजन क्यों होता था? तो प्रत्येक वर्ष मतलब ये जो आयोजन किए जाते थे, और उसमें से पहला जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था वो 1877 में किया गया था। इसमें जैसे गवर्नर जनरल होते थे तो दिल्ली में एक भव्य जलसा लगाया जाता था। उसमें मतलब एक अस्थायी रूप से नगर बसाए जाते थे, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था की जाती थी, और वहां पर राजा महाराजा भी लोग आते थे। अंग्रेजों के जो भी शुभचिंतक होते थे वो लोग भी उसमें शामिल होते थे। इसमें बहुत सारे शान शौकत के बारे में लोग देखने को पाते थे, और इसमें अनाप शनाप पैसा भी खर्च होता था। और दिल्ली दरबार पहली बार जब 1877 में लाया गया था तो उस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो एक ओर लोग अकाल की वजह से मर रहे हैं, और दूसरी ओर जो है
दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया जा रहा है। उनके शान शौकत में तमाम पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अस्थायी रूप से नगर बसाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाथी और पर हाथियों का प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे उसमें महोत्सव में खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, लोगों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां कुछ हमारे क्षेत्रों में दक्षिण भारत में खास करके अकाल आयोग का गठन किया जा रहा है, उनको राहत पहुंचाना चाहिए, तो राहत ना पहुंचा करके ये लोग समारोह कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आयोजन का इस यहाँ पर गठन कर रहे हैं और पानी पैसों की तरह बहा रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारे इतिहासकारों ने आलोचना भी किया है। और इस समय जब 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो इसमें 1876 में शाही पद अधिनियम लाया गया था। तो शाही पद अधिनियम ला करके 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और इनके नाम पर एक मतलब पुरस्कार बांटे गए। विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, अस्थायी रूप से नगर बसाए गए। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में एक भव्य आयोजन किया गया और उनके संदेश को, महारानी विक्टोरिया के संदेश को पढ़ा गया, जो कि विक्टोरिया के मेमोरियल हॉल में, विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस जो है ये कलकत्ता में, उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता में स्थित है। तो आज भी जो उनके संदेश है महारानी विक्टोरिया के, वो कोलकाता मेमोरियल पैलेस की दीवारों पर अंकित है। तो उन्होंने कहा था कि हम और भारत की जनता दोनों मिल करके भारत का विकास करेंगे, भारत का कल्याण करेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा 1857 की जब क्रांति आई थी, तो 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया गया था और भारत की जो शासन की प्रणाली थी, वो समस्त शासन प्रणाली महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया था। और महारानी विक्टोरिया ने अपने मतलब भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने भारत की जनता और अपने मध्य में एक स्वस्थ रिलेशंस मतलब स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इन्हीं के नाम से शाही पद अधिनियम 1876 में लाया गया। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लिटन था। तो इसी ने अपने कार्यकाल में इनको, महारानी विक्टोरिया को, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, कैसरे हिंद की उपाधि दी और दिल्ली की कोरोनेशन पार्क में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। हालांकि विक्टोरिया जो है वो भारत में नहीं आई थी, लेकिन इनके संदेशों को यहाँ पर पढ़ करके सुनाया गया था। तो विभिन्न लोगों को पुरस्कार दिए गए, राजा महाराजाओं को बुलाया गया, खेल का प्रदर्शन किया गया, अस्थायी रूप से नगर बसाए गए, हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, सड़कों की व्यवस्था की गई और खेलों का आयोजन किया गया और हाथियों का प्रदर्शन हुआ। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई थी। तो इसमें भारत की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा, एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है और आप जो है भारत का पैसा पानी की तरह उनके नाम पर बहा रहे हैं, लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। आप यही तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही हाल यहाँ भी है कि लोग अकाल से पीड़ित हैं और आप जो है महोत्सव मना रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इससे उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हो रहा था? भारत की
जनता का हो रहा था। तो पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया। अब दूसरा जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1903 में किया गया था, और 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन जब किया गया तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इस समय जो राजा था ब्रिटेन का, राजा एडवर्ड सप्तम था, एडवर्ड सप्तम, और महारानी इस समय जो थी वो अलेक्जेंड्रा थी, अलेक्जेंड्रा। तो ये दोनों लोग थे। तो इन्हीं के मान सम्मान में लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का दूसरी बार आयोजन किया गया। और जब ये दोनों लोग नहीं आ पाए तो एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई ड्यूक ऑफ कर्नाटक को भेजा गया। ड्यूक ऑफ कर्नाटक को यहाँ पर भेजा गया था। तो इन्हीं के ड्यूक ऑफ कर्नाटक के आवाभगत में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, महोत्सव मनाया गया। इसमें भी काफी पैसा खर्च हुआ, और आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक व्यय, जो सबसे अधिक खर्चा हुआ था, सर्वाधिक व्यय जो हुआ था, वो सर्वाधिक व्यय दूसरे मतलब इसी समय दूसरे दिल्ली दरबार में खर्च हुआ था। दिल्ली दरबार में खर्च हुआ, और इसमें भी दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजन किया गया। बिजली की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, हाथियों का नृत्य भी यहाँ पर करवाया गया, विभिन्न प्रकार के खेल कूदों का आयोजन किया गया, महोत्सव मनाया गया खूब जबरदस्त तरीके से, पानी की तरह इसमें भी पैसा बहाया गया। ड्यूक ऑफ कर्नाटक यहाँ आए तो इनके आवाभगत में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन ने भी नृत्य किया और मिसेज कर्जन ने भी इसमें नृत्य किया था। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो खर्चा हुआ था वो किस दिल्ली दरबार में हुआ था, तो आप बताएंगे दूसरे दिल्ली दरबार में इसमें खर्च ज्यादा हुआ था। और हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की जो इम्पोर्टेंसी थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और विभिन्न प्रकार के मतलब कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए यहाँ पर बहुत सारे सुधारों पर भी यहाँ पर चर्चा किया गया था। लेकिन इन कार्यक्रमों से जनता का कोई राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन कार्यक्रम यहाँ पर लगातार आयोजित किए जा रहे थे। जो तीसरा दिल्ली दरबार है वो 1911 में आयोजित हुआ, और 1911 में जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। और इस समय राजा जो थे वो राजा जॉर्ज पंचम थे, और महारानी उस समय महारानी जो थी वो मैरी थी। तो इन दोनों के आगमन पर, जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन पर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, एक जलसा आयोजित किया गया, और ये भी दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में ही आयोजित किया गया। और इनमें इनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, अर्थात 8 मेहराबों वाले हीरे से जड़ित हीरा जड़ा गया था, ताज को पहनाया गया। तो ताज में 8 मेहराब, इसमें मतलब 8 घुमावदार ताज को पहनाया गया, और उसमें हीरे भी लगे थे, पन्ना भी लगे थे, जवाहरात भी लगे थे, काफी कीमती था। और एक इनके शान शौकत में किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। और जो महारानी थी मैरी, तो मैरी को पटियाला की रानी की ओर से एक बड़ा हार गले में इनको भी पहनाया गया था, वो भी कीमती हार था। तो पूरा इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ, कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि
जितने भी दिल्ली दरबार आयोजन किए गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार का आयोजन जो था वो तीसरा था। इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो पहला निर्णय जो था 15 दिसंबर 1911 को, 15 दिसंबर 1911 को, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे 15 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसने किया किसने था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन रद्द की बात है, तो रद्द जो किया गया था वो जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था और 15 दिसंबर 1911 की बात है। लेकिन हाँ, अगर ये पूछा जाए कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यही एक ऐसा दिल्ली दरबार है जिसमें खुद राजा और रानी आए थे। बाकी इससे पहले कभी भी राजा रानी यहाँ पर दरबार के समय हाजिर नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि कभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें राजा रानी दोनों आए थे, या मतलब राजा आए थे या रानी आए थे, तो यही है तीसरा। बाकी और दूसरे में या पहले में ना कोई राजा आया और ना कोई रानी आया। और इसमें महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे। तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, अर्थात जो पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ये दोनों एक हो गए। इन दोनों को एक कर दिया गया, तो बंगाल फिर से एक हो गया। और इसी समय बिहार और उड़ीसा, इन दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा का पुनर्गठन करते हुए ये दोनों 1911 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हो गए हमेशा हमेशा के लिए। और जो असम था, असम जो था वो कमिश्नरी बना दिया गया, ब्रिटिश कमिश्नरी बना दिया गया, ब्रिटिश कमिश्नरी बनाया गया। और ये सब जो हुआ था ये भाषा के आधार पर था, ये धर्म के आधार पर नहीं था। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो विरोध था वो बंगाल विभाजन को लेकर के था, अर्थात पूर्वी बंगाल अलग हो गया था और पश्चिम बंगाल अलग हो गया था। ये धर्म के आधार पर था। लेकिन अब 11 में इसको रद्द कर दिया गया। तो इसमें दो क्वेश्चन आता है, रद्द पूछा जाए तो 11, और विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 में। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है। और इसका निर्णय किसने लिया था, तो जॉर्ज पंचम ने किया था। अब उसके बाद एक और था, जैसे अब 1911 की ही बात है, तो दिसंबर 1911 में राजधानी परिवर्तन करने की बात की गई, राजधानी परिवर्तन करने की बात की गई। तो इस समय राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से इसकी राजधानी को ट्रांसफर करते हुए और कहाँ पर लाने की बात की गई थी, दिल्ली में लाने की बात की गई थी। तो 1 अप्रैल 1911 में, 1 अप्रैल 1911 में कोलकाता की जगह, 1 अप्रैल 1912 में कोलकाता की जगह पर भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। तो कहने का मतलब है इसमें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रस्तावित कब किया गया, कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाने के लिए प्रस्ताव कब लाया गया, दिसंबर 1911 में। और राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1 अप्रैल 1912 में बनी थी। तो देखिए दिल्ली राजधानी क्यों बनाया गया, तो इसके अपने कारण हैं। जैसे जो कोलकाता है तो वो समुद्र के करीब है, और उस समय अटैक जो मोस्टली होते थे वो जल से होते थे, तो वहां पर पहुंचना आसान होता था, समुद्री किनारा है। लेकिन दिल्ली में समुद्री किनारा नहीं है। और इस समय सुबगाहट हो चुकी थी कि जिस तरीके से यूरोप में साम्राज्यवादी गतिविधियां हो रही हैं, गुप्त समझौते हो रहे हैं, तो यूरोप में बवाल हो सकता है।
और यूरोप का ही एक हिस्सा ब्रिटेन जो सबसे ताकतवर था वो भारत में शासन कर रहा था और भारत पैसे के जरिए से मजबूत था, तो वो अटैक यहाँ पर हो सकता था। तो दिल्ली बीच में है, समुद्री किनारे तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। दूसरी चीज, बंगाल किनारे है और जो दिल्ली है वो सेंटर में है, और सेंटर में सुरक्षित लोग आसानी से रह सकते हैं और चारों तरफ नजर भी जा सकती है, वहां पर शासन करना आसान हो सकता है। तीसरी बड़ी बात ये भी है कि हमारी ऐतिहासिक राजधानी थी, चाहे सुल्तान हो, चाहे मुगल हो, चाहे राजपूत हो, वो सभी लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था। और दिल्ली पर अगर राजधानी हो जाएगी और दिल्ली पर आप अधिकार कर लेंगे तो उत्तर भारत पर शासन आसानी तरीके से कर सकते। और उत्तर पश्चिम प्रांत में ये जमीनी सीमा थी, तो यहाँ से बाहर से अटैक भी हो सकते थे, तो इसलिए करीब आप आ जाते तो यहाँ पर इस अटैक को भी आप रोक सकते थे। तो कई ऐसी वजह थी कि लोगों ने मतलब ये कहा कि कोलकाता राजधानी ना होकर के अगर दिल्ली राजधानी बनेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही वजह है कि दिल्ली की रूपरेखा गढ़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया, और उसमें जो बड़े वास्तुकार थे जैसे एडविन लुटियंस हो गए, हार्वर्ड बेकर हो गए, तो इन लोगों ने यूरोप से मंगाया गया और दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया गया। जैसे नई दिल्ली जो है, संसद भवन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या जो भी नई दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई गई है, तो वो सब जो है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आप बता सकते हो 1912 से हुई थी। तो राजधानी चुंबक का काम करती है, तो वो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक संस्थान हो, चाहे प्रशासनिक संस्थान हो, वो सारे संस्थान राजधानी में ही बनाए जाते हैं। और दिल्ली का निर्माण जैसा आपने सुना भी होगा, दिल्ली का संस्थापक कौन है, एडविन लुटियंस है, और उसका सहयोगी जो था हार्वर्ड बेकर था। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे और भी तमाम सारी चीजें हैं, उसका कहीं न कहीं जो जुड़ाव है, जो शुरुआत है, वो 1912 के बाद ही शुरू हुआ है। तो ये आज के लिए इतना ही है। अगला जो वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।